मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग के पार्ट 1 के अंदर उस क्लिफ जंपिंग वाले सीन के अंदर बिहाइंड द सीन कितनी बाइक्स बर्बाद हुई थी, कौन सा आइकॉनिक और खतरनाक स्टंट इस मूवी के लिए फिल्माया तो गया था बट वो इस मूवी का हिस्सा नहीं बन पाया, और क्यों नहीं फिल्माया जा पाया डी-एज्ड ईथन हंट की बैक स्टोरी को। गैब्रियल के कैरेक्टर के लिए पहले किसे सेलेक्ट किया गया था और उसे चेंज क्यों किया गया, और फाइनली आने वाला पार्ट 2 क्या ईथन हंट की कहानी का अंत होगा या उसके बाद भी उसकी कहानी आगे बढ़ती रहेगी। ऐसे ही कई सारे बिहाइंड द सीन सवाल हैं जो आज की इस वीडियो में हम मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 के S15 फैक्ट वीडियो के रूप में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉम क्रूज ने 14 जनवरी 2019 को इस बात को एक्चुअली रिवील किया था कि मिशन इम्पॉसिबल की 7th और 8th मूवी एक्चुअली बैक टू बैक शूट की जाएगी और इन मूवीज को लिखना और डायरेक्ट करने का काम क्रिस्टोफर मैक्वारी करेंगे। और एक्चुअली बिफोर पैंडेमिक यही प्लान किया गया था कि इन मूवीज को एक्चुअली 23 जुलाई 2021 और 5 अगस्त 2022 को रिलीज किया जाएगा। बाय द वे, इन मूवीज का इंस्पिरेशन क्रिस्टोफर मैक्वारी ने क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट सुपरस्टार्स को दिया है, जहाँ पर हैरोल्ड लॉयड, बस्टर कीटन और चार्ली चैपलिन के कई सारे सीक्वेंसेस ने इस मूवी को एक्चुअली इंस्पायर किया था, जिसमें बस्टर कीटन की जनरल मूवी से ट्रेन वाले सीक्वेंस का इंस्पिरेशन मिला था। साथ ही साथ 1964 की जॉन फ्रैंकहाइमर की द ट्रेन मूवी से भी काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली गई थी। इस मूवी के अंदर एक्चुअली गैब्रियल को काफी खतरनाक विलन के रूप में दिखाया गया था, बट क्या आपको मालूम है कि गैब्रियल यहाँ पर एक्चुअली और भी ज्यादा हमें पहले यंग दिखने वाला था, और एक्चुअली इसका रोल कोई और नहीं बल्कि निकोलस हॉल्ट प्ले करते हुए नजर आते, जिन्हें एक्चुअली इस मूवी के लिए जनवरी 2020 में कास्ट भी कर लिया गया था। और उन्हें कास्ट करने का आइडिया किसी और को नहीं बल्कि टॉम क्रूज को खुद आया था, क्योंकि यहाँ पर इस मूवी से पहले टॉप गन मैवरिक के अंदर रूस्टर के रोल के लिए निकोलस हॉल्ट ने ऑडिशन दिया था, बट वो वहाँ तो सेलेक्ट नहीं हुए थे, बट टॉम क्रूज को उन्होंने जरूर इम्प्रेस किया था। अनफॉर्चुनेटली इस कैरेक्टर को पूरी तरह से बाद में चेंज किया गया, जिसके कारण निकोलस हॉल्ट इस रोल के लिए फिट नहीं हो पा रहे थे। और एक्चुअली निकोलस हॉल्ट के टाइम पर यहाँ पर किसी भी प्रकार के AI विलन यानी एंटिटी का कोई भी जिक्र नहीं था। फाइनली यहाँ पर गैब्रियल के रोल के लिए इसाई मोरालेस को कास्ट किया गया, जिसे कास्ट करने का आइडिया क्रिस्टोफर मैक्वारी को ओजार्क सीरीज से आया था, जिसमें इसाई मोरालेस ने कमीनो डेल रियो प्ले किया था। इसाई मोरालेस को कास्ट करने से एक और फायदा हुआ कि यहाँ पर इस कैरेक्टर के थोड़े ओल्डर होने के कारण इसके पास्ट लाइफ की कहानी को ईथन हंट से जोड़ा जा पाया, और फाइनली मेन विलन का गैप भरने के लिए एंटिटी का भी कॉन्सेप्ट सामने आया। और जब बात चल रही है गैब्रियल के पास्ट लाइफ की, तो ये एक्चुअली और भी काफी ज्यादा डिटेल्ड इस मूवी के अंदर होने वाली थी, जहां पर मिशन इम्पॉसिबल 1 से पहले ईथन हंट के जिस पार्टनर मरी को गैब्रियल के मारने के बारे में बताया जाता है, उसे एक्चुअली मूवी का हिस्सा बनाया जाना था, जहां पर एक्चुअली जूलिया रॉबर्ट्स, टॉम क्रूज और इसाई मोरालेस को डी-एज करके दिखाया जाता। बट ऑफ कोर्स ये चीज काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ रही थी, जिसके चलते यहाँ पर मैरी को सिर्फ और सिर्फ मेंशन ही किया गया। इस मूवी के प्रिपरेशन के लिए जैसा कि नई स्टार कास्ट हेली एटवेल और पॉम क्लेमेंटिव को जोड़ा गया था, उन्हें काफी विग्रस ट्रेनिंग के थ्रू होकर गुजरना पड़ा था, जहां पर हेली एटवेल ने स्टंट कोऑर्डिनेटर वेड ईस्टवुड के साथ मिलकर कई सारे ड्राइविंग सीक्वेंसेस की ट्रेनिंग ली थी, जो बेसिकली टॉम क्रूज के एज ऑफ टुमारो, मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन और जैक रीचर मूवी के अंदर स्टंट ट्रेनर थे। वहीं पर पॉम क्लेमेंटिव ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जैसन नोविएले से पेरिस में ट्रेनिंग ली थी, जो एक्चुअली एक 3 टाइम वर्ल्ड कराटे चैंपियन है। हर मूवी के साथ हमें मिशन इम्पॉसिबल का एक आइकॉनिक थीम सॉन्ग देखने को मिलता है, बट इस मूवी के अंदर एक्चुअली इसे काफी ऑर्डरली प्लेस किया गया था, जहां पर इसे एक्चुअली 28 मिनट के बाद रिवील किया गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन सकता है। बेसिकली इससे पहले यहाँ पर फिल्म मेकर क्रिस्टोफर मैक्वारी ये बात एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इस क्रेडिट सीन को एक्चुअली कहाँ पर रखा जाए, जहाँ पर सबसे पहले दिखे सबमरीन वाले सीन के बाद ये क्रेडिट सीन काफी ऑड लग रहे थे, वहीं पर डेजर्ट वाले सीन के बाद भी इनका कुछ ज्यादा अच्छा सेंस नहीं बन रहा था। फाइनली यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी टॉम क्रूज ने खुद संभाली और इसे 28 मिनट के मार्क पर फर्स्ट एक्ट के दौरान ही प्लेस किया। इनिशियली क्रिस्टोफर मैक्वारी को ये बात जमी नहीं थी, बट जब एक्चुअली उन्होंने इस पूरी की पूरी मूवी का वाइब चेक किया, तब उन्हें ये बात रियलाइज हुई कि ये क्रेडिट सीन एक्चुअली अपने परफेक्ट लोकेशन पर है। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग का ड्यूरेशन इस फ्रेंचाइजी का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, which was actually the bladder busting 2 hours and 36 minutes, वो भी बिना क्रेडिट्स के। बट क्या आपको मालूम है कि ये एक्चुअली और ज्यादा लंबा होने वाला था, जहां पर अपेरेंटली ये मूवी 3 घंटे लंबी होने वाली थी। इसे एक्चुअली फर्स्ट स्क्रीनिंग के अंदर प्रेजेंट किया गया था, बट एक लंबी काट छाट के बाद इस मूवी को 2 घंटे 36 मिनट तक लाया गया।
और इस मूवी को एक्चुअली छोटा करने का जिम्मेदार आप फिल्म मेकर एडगर राइट और अल्फांसो क्वेरन को मान सकते हैं, जो एक्चुअली क्रिस्टोफर मैक्वेरी के काफी अच्छे दोस्त हैं। जहां पर स्पेसिफिकली एडगर राइट ने उन्हें ईमेल के थ्रू काफी अच्छी खासी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दी, जिसे एक्चुअली फॉलो करते हुए क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने इस मूवी के आधे घंटे को हटाया। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर AI यानी एंटिटी का प्रेजेंस फील कराने वाला म्यूजिक कुछ खास ढंग का बनाया नहीं गया था और उसे टाइम पर सीन्स में प्ले नहीं किया जा रहा था, जिस चीज को भी यहाँ पर एडगर राइट ने एज अ सजेशन क्रिस्टोफर मैक्वेरी को समझाया और फाइनली यहाँ पर जेम्स मिलर के साथ मिलकर लास्ट पॉइंट में जाकर क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने इस म्यूजिक को डेवलप किया और मूवी के साथ रिलीज किया। अब चलिए बात करते हैं उस बारे में जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, और वो है खास और बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस। बट यहाँ पर एक स्पेशल एक्शन सीक्वेंस भी था जिसे एक्चुअली मूवी के लिए शूट तो किया गया था बट इसे मूवी में इंक्लूड ही नहीं किया गया था। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन सीन्स के लिए ही एक्टर्स को अपनी जान की बाजी तक लगानी पड़ी थी। जहाँ पर स्पेसिफिकली ट्रेन वाले एक्शन सीक्वेंस के क्लाइमेक्स के अंदर ईथन हंट और ग्रेस ट्रेन से लटकते हुए नजर आते, जिसे प्रैक्टिकली ही फिल्माया गया था और ये बेसिकली एक काफी रिस्की स्टंट था जिसे एक्चुअली कई दिनों की मेहनत के साथ शूट किया गया था। बट मूवी के लेंथ को कम करने के लिए यहाँ पर क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने इस सीन को निकाल दिया। होपफुली इस मूवी के एक्सटेंडेड वर्जन के अंदर हमें वो सीन देखने को ही मिल जाए। इस मूवी के साथ रेबेका फर्गसन की कैरेक्टर इल्सा के डेथ को दिखाया गया था, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली राइटर और डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्वेरी इस कैरेक्टर को एक प्रॉपर सेंड ऑफ देना चाहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से अगर इस कैरेक्टर को कुछ और लंबा खींचा जाता तो ये प्रॉब्ली ईथन हंट की लव इंटरेस्ट के रूप में नजर आने लगती और वो बेसिकली ईथन हंट और इल्सा के रिलेशनशिप को इस तरह से नहीं दिखाना चाहते थे, जिसके कारण यहाँ पर उसे एक सेपरेट हीरो की डेथ दी गई। और बात अगर ट्रेन सीक्वेंस की जाए तो इस मूवी के प्री प्रोडक्शन के दौरान 2019 में वो ट्रेन सीक्वेंस स्विट्जरलैंड में करने का प्लान किया गया था, बट स्विस गवर्नमेंट ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली एक फुल स्केल ट्रेन क्रैश को दिखाया जाना था। बाद में लोकेशन स्काउटिंग के दौरान पोलैंड के पोलिश स्टेट रेलवेज को अप्रोच किया गया, जहां पर 1908 में बनाए गए लेक प्लिचोविकी पर मौजूद उस ब्रिज को उड़ाने का प्लान किया गया था, जो एक्चुअली 2016 तक फंक्शनल था। और दिसंबर 2019 के दौरान क्रिस्टोफर मैक्वेरी कई सारे इंजीनियर्स के साथ इस ब्रिज को विजिट भी कर चुके थे, लेकिन जब बात लोगों के बीच में पहुंची तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और यहाँ पर पोलैंड की मॉन्यूमेंट्स हेरिटेज ऑफिस, मेंबर्स ऑफ पोलिश पार्लियामेंट और इंटरनेशनल कमेटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल हेरिटेज ने मिलकर इसके खिलाफ पिटीशन किया। फाइनली अगस्त 2020 में क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि उनका इरादा इस ब्रिज को कभी भी उड़ाने का नहीं था। फाइनली इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को डाल्टन क्वेरी, स्टोनी मिडलटन, डर्बीशायर डेलस, इंग्लैंड के अंदर शूट किया गया, जिसके अंदर एक डमी लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया गया था। और अगर बात की जाए इस मूवी के सबसे आइकॉनिक सीन के बारे में तो वो डेफिनेटली इस मूवी का द फेमस क्लिफ जंप सीन था, जिसे टॉम क्रूज ने काफी दिलेरी के साथ परफॉर्म किया था। और ओरिएंट एक्सप्रेस को कैच करने के इस चेस सीक्वेंस को करने में टॉम क्रूज ने एक्चुअली बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग ली थी, जिसके लिए उन्होंने 500 स्काई डाइव्स और 13,000 मोटोक्रॉस जंप्स की ट्रेनिंग ली थी। जहां पर सीन को एक्चुअली नॉर्वे के हेलेस्टकॉपन माउंटेन से फिल्माया गया था, जो एक्चुअली सी लेवल से 3,900 फीट ऊंचा था। और इसे एक्चुअली करने के लिए टॉम क्रूज ने सिर्फ एक ही बार नहीं बल्कि 7 ट्राइज मारे थे, जिसका मतलब इस सीन के अंदर दिखाए हुए बाइक जो बेसिकली होंडा CRF 250 थी उतने ही बर्बाद हुए हैं। साथ ही साथ इस सीन के दौरान एक ऐसा भी पॉइंट आया था जब टॉम क्रूज की एक्चुअली जान जाते जाते बची थी, जिसमें उन्होंने गलती से एक पैराशूट को पत्थरों के काफी करीब खोल दिया था, बट फॉर्चुनेटली सब कुछ सही रहा। लेकिन इन सब के बावजूद भी विजुअल इफेक्ट्स का भी काफी भारी इस्तेमाल किया गया है, जहां पर इस मूवी के अंदर भी इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक का इस्तेमाल किया गया, जो पहली मिशन इम्पॉसिबल 1, मिशन इम्पॉसिबल 3 और मिशन इम्पॉसिबल 4 में साथ आए थे। साथ ही साथ बीलो एफएक्स, क्लियर एंगल स्टूडियोज और हेलन एंटरटेनमेंट ने भी इस मूवी के अंदर एडिशनल विजुअल इफेक्ट्स दिए हैं। इसमें स्पेसिफिकली क्लिफ जंपिंग वाले सीन के अंदर बिहाइंड द सीन एक रैम्प बनाया गया था, जिसे CGI से उसे माउंटेन के क्लिफ के रूप में चेंज किया गया। बात करें अगर इस मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की तो इस मूवी को $291 मिलियन के बजट पर बनाया गया था और इस बजट पर इसने $524 मिलियन ही वर्ल्ड वाइड कमाए, जहां पर वैरायटी के हिसाब से इस मूवी के मार्केटिंग के खर्चों को मिलाकर इस कलेक्शन को एज अ प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता और इसे अप्रोक्सीमेटली 600 मिलियन से ऊपर कमाना चाहिए था इसके लिए। बावजूद इसके भी ये मूवी क्रिटिकली काफी बेहतरीन साबित हुई है और इस मूवी को 6th हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन मिड सीजन फिल्म अवार्ड्स के अंदर मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म का नॉमिनेशन मिला है।
बात अगर पार्ट 2 की जाए तो ऑफ कोर्स इस मूवी की कहानी एक काइंड ऑफ अ क्लिफ हैंगर पर ही खत्म हुई है, जिसके कारण सेकंड पार्ट का आना जरूरी है और उस मूवी को एक्चुअली जून 28, 2024 को रिलीज करने का प्लान किया गया है ड्यू टू द मल्टीपल डिलीज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। इनिशियली खबरें तो ये भी थी कि 8वीं मूवी एक्चुअली ईथन हंट की कहानी को रैप अप करके एक काइंड ऑफ अ रीबूट साबित होगी, बट यहाँ पर क्रिस्टोफर मैक्वारी ने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि वो ऐसा नहीं चाहते और ईथन हंट की कहानी 8th मूवी से खत्म नहीं होगी और वो आगे कई और आइडियाज पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ टॉम क्रूज ने भी इस कैरेक्टर को और भी आगे निभाने का इंटरेस्ट दिखाया है, विच इज अ फैंटास्टिक न्यूज फॉर फैंस। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी के बारे में और क्या क्या मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही ऑसम वीडियोस लाते रहते हैं। साथ ही साथ मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।